पेंशन को लेकर वाकई सद्बुद्धि आ गई है या कर्नाटका में चुनाव है इसलिए नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई है। इस खबर को पहले पन्ने पर छाप तो दिया गया है, मगर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लड़ाई लड़ रहे करोड़ों कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में सुधार नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली चाहिए। जिस तरह से इसे बड़ी खबर बताकर छापा गया है, उससे किसी को उम्मीद हो सकती है कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन पर लौट सकती है, मगर ऐसी उम्मीद का कोई आधार नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि आज पेंशन की बात करते हैं। हमारा साफ मानना है कि सरकार जितना काम नहीं करती है उससे ज्यादा पैसा प्रचार पर फूंक देती है। जिन इमारतों की जरूरत नहीं होती अपने प्रचार के लिए उससे भी भव्य इमारतें बना देती है। अब जब गोदी मीडिया खुद ही दिन रात सरकार के प्रचार में जुट गया है तो सरकार को प्रचार का पैसा बंद कर देना चाहिए और इस पैसे से पेंशन दे देनी चाहिए। उसका ज्यादा प्रचार होगा। सरकार से विज्ञापन लेकर गोदी मीडिया उसका प्रचार करे, यह अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो देश हित में देशभक्ति की बात करने वाला यह गोदी मीडिया ऐसे ही करके दिखा दे। ज्यादा नहीं, केवल 1 महीना। दुनिया में 2 ही जगह हैं जहां पेंशन को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक फ्रांस है, दूसरा भारत। फ्रांस में पेंशन का आंदोलन राष्ट्रव्यापी और हिंसक हो चुका है, लेकिन वहां के मीडिया ने पेंशन आंदोलन को दिखाना बंद नहीं किया। फ्रांस एक विकसित और अमीर देश है, इसके बाद भी पेंशन वहां बुनियादी मुद्दा है। कई हफ्तों से चल रहा विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों के पसंदीदा रेस्तरां में लोगों ने घुस के हल्ला मचा दिया। यही नहीं, जब फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से बातचीत हो रही थी तो मजदूर संघ बैठक से निकलकर चला गया। फ्रांस की यूनियन ने 11वीं बार हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ भारत में भी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कई साल से हर महीने आंदोलन कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। समय समय पर अलग अलग राज्यों में नई पेंशन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, मगर गोदी मीडिया इन प्रदर्शनों को नहीं दिखाता है। भारत में यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। इसके बाद भी इनकी मांग पर चर्चा नहीं होती। 2004 के बाद नौकरी में आए लोगों के रिटायर होने के बाद उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, इस पर कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इसलिए आज हमारी इस पर त्वरित टिप्पणी है। मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए कमेटी बना रही है, मगर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए नहीं है। क्या यह कमेटी पुरानी पेंशन की वापसी का रास्ता बनाती है? कमेटी को जो काम दिया गया है उससे बिल्कुल नहीं लगता। इसमें बस इतना ही है कि न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की क्या क्या जरूरतें हैं, बताइए। आखिर यह कदम क्यों उठाया गया? कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहां भी सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आवाज उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल 19 दिसंबर को बेंगलुरु में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ बहुत बड़ी रैली हुई। डेक्कन हेरल्ड ने रिपोर्ट किया है कि 1 मार्च को भी कर्नाटका के सरकारी कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की भी मांग कर रहे हैं। 6 नवंबर 2022 की द हिंदू की रिपोर्ट है कि बेंगलुरु में नई पेंशन नीति के खिलाफ रैली हुई है। इस साल 23 फरवरी की इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में लिखित जवाब में मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि इससे वित्तीय हालत खराब हो जाएगी। जब लिखकर ही बोल दिया है कि पुरानी पेंशन ठीक नहीं है, तब कर्नाटका बीजेपी के विधायक अयानूर मंजूनाथ के समर्थन का क्या मतलब रह जाता है? मंजूनाथ ने पुरानी पेंशन की बहाली के आंदोलन का समर्थन किया है। कर्नाटका कांग्रेस के चुनावी अभियान समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल ने ओपीएस के पक्ष में बयान दिया है। हम सब की मांग पुरानी पेंशन है और संघर्ष की वजह से 5 राज्यों में सफलता भी मिली है। अभी केंद्र सरकार ने जो एनपीएस पर कमेटी बनाई है, ये हमारे संघर्ष का परिणाम है, दबाव है, ये बात सही है। लेकिन हमारी मांग एनपीएस में सुधार नहीं है,
हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और जो कमेटी बनाई गई है वो सुधार के लिए बनाई गई है, एनपीएस में सुधार क्या करना है, जबकि एनपीएस के दुष्परिणाम सामने आए हैं। किसी को 1800, किसी 2600, किसी को 4200 रुपए मिल रहे हैं। तो सुधार की अब कोई चांस नहीं है। हम तो कहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी या भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन लागू करें, और जब परिणाम सामने आ चुके हैं अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चुनाव के रास्ते ही केंद्र में आता जा रहा है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में वापसी भी कर चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक समर्थन और पुरानी पेंशन को लागू करना शुरू कर दिया, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस होड़ में शामिल है। पंजाब में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है और अब आम आदमी पार्टी कर्नाटका में भी इसका वादा कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था, मगर इससे बीजेपी की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार का एक कारण यह भी माना जाता है। क्या यही वजह है कि कर्नाटका चुनाव के बीच केंद्र ने या 2024 के चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम में सुधार का कोई ऐलान किया है? महाराष्ट्र में भी मार्च 2023 में जब नई पेंशन योजना को लेकर आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो शुरू में इस मुद्दे का विरोध करने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी लाइन में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, मगर कहने लगे कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी को लेकर नेगेटिव नहीं है। यह काफी सतर्कता के साथ दिया गया बयान है। लागू करने का आश्वासन बिल्कुल नहीं है, बस इतना है कि सरकार की सोच नेगेटिव नहीं है, हेडलाइन के लिए ज्यादा है। विधानसभा में फडणवीस ने कह दिया कि वे राज्य कर्मचारी संगठनों से इस बारे में बात करेंगे। इस बयान को बदलाव के रूप में बताया जा रहा है। इसके पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कह चुके थे कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया का मत है कि इससे राज्य सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। अभी ही वेतन और पेंशन पर राज्य के बजट का 58% खर्च होता है, पुरानी पेंशन लागू हुई तो 62% होने लग जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले पर पॉजिटिव रुख अपनाने का दावा करते हैं, लेकिन यह मुद्दा अब बीजेपी को परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है हर चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को टालती रही है, लेकिन अब कई चुनावों के बाद उसके लिए टालना मुश्किल लगता है। इसलिए बीजेपी इस मसले में पॉजिटिव होने के नाम पर बयान दे रही है। मगर पॉजिटिव होना क्या होता है? अगर यह मुद्दा सही है तो बाकी राज्यों की तरह सीधे लागू कर दीजिए। कहने के लिए तो संघ समर्थित संगठन भारतीय मजदूर संघ भी पुरानी पेंशन स्कीम की बात करता है, लेकिन उनके संगठन से सरकार और बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ा, कोई दबाव नहीं बना। हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने पुरानी पेंशन की बहाली का समर्थन कर दिया। बयान छपा है मीडिया में। वे यहां तक कह गए कि अगर पार्टी से निकाल दिए गए तब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन लगातार देशव्यापी हो रहा है और एनएमओपीएस के बैनर तले पूरे देश की लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी 16 अप्रैल को पेंशन संवैधानिक मार्च हर जिला मुख्यालय पे है। उसके बाद 1 जून से रथ यात्रा निकाली जा रही है। फिर 1 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूरे व्यापक स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है और ये हमारा हक है, संवैधानिक हक है। देश का 80 लाख शिक्षक कर्मचारी और अर्धसैनिक बल पेंशन से वंचित है। ये कहाँ का न्याय है? रही बात उत्तर प्रदेश में, जब वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला, यहाँ 312 सीटों पर पोस्टर बैलेट में घोषणा करने वाली पार्टी के पक्ष में गया। उसका असर पूरे देश के अंदर पहुंचा, तमाम राज्यों में। हिमाचल अभी लेटेस्ट हुआ, जहां पर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम आया हमारे मुद्दे के साथ, और वहां पर भी पेंशन बहाल हुई। हमारा ये अभियान मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शिक्षित कर्मचारियों को, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जागरूक हों, वोट ज़्यादा दें और वोट अपने मुद्दे के साथ दें, क्योंकि मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन है, निजीकरण है, इसलिए हम लोग इस पर जागरूक कर रहे हैं। और अभी कर्नाटका चुनाव में है या देश के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर हम लोग वोट फॉर ओपीएस की अपील कर रहे हैं और ये मेरा हक है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। निश्चित रूप से आंदोलन आने वाले समय में व्यापक होगा, बड़ा होगा और हम अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। केंद्र सरकार को पता है कि यह आंदोलन गोदी मीडिया के कारण भले देश की जनता के सामने नहीं है, मगर बिना मीडिया के ही इसका दबाव बढ़ते जा रहा है। कर्नाटका में भी ओपीएस के लिए वोट देने का अभियान चल रहा है। बीजेपी के भीतर दबाव बन रहा है, मगर इस पर भी राय साफ नहीं है, लाइन साफ नहीं है। इस आंदोलन के मद्देनजर कभी समर्थन तो कभी कमेटी बनाने की बात करती है। यूपी के चुनावों में कर्मचारियों के आंदोलन और इस मुद्दे के बावजूद योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ। उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आई उनके नेतृत्व में। लेकिन यूपी में ही यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अभी 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया। इस तारीख को यूपी में पुरानी पेंशन खत्म की गई थी। यूपी से ही पुराना
पुरानी पेंशन से जुड़ी खबरों को अगर आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि समय समय पर यहां इसे लागू करने के लिए कितने आंदोलन होते रहते हैं। 7 अक्टूबर 2018 को अमर उजाला की यह खबर देख लीजिए। लखनऊ के इको गार्डन में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लखनऊ के बड़े हिस्से में जाम लग गया। खबरों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने उस समय आंदोलनकारियों के नेता, पेंशन बहाली मंच के हरिकिशोर तिवारी, रेलवे यूनियन मंच के नेता शिव गोपाल मिश्रा से बात की, मगर कोई हल नहीं निकला। इंजीनियर और कर्मचारी डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के महासचिव जीएन सिंह भी इस हड़ताल में शामिल हुए, उनका संगठन भी शामिल हुआ। इस बैठक में भी नई पेंशन योजना की खामियों को दूर करने की बात कही गई थी, मगर कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली से कम पर राजी नहीं थे। बातचीत विफल हो गई। इसके बाद 25-27 अक्टूबर को फिर से हड़ताल का ऐलान किया गया। खबरों में लिखा है कि संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की। कमेटी बनी या नहीं बनी, इसकी सूचना हमें मीडिया रिपोर्ट से नहीं मिल सकी, मगर इसी मार्च की यूपी भर की खबरें आप देखकर समझ सकते हैं कि वहां पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कितने आंदोलन हुए हैं। इसी फरवरी महीने में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। इसके बाद सपा के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया था। राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 5 करोड़ बताई जाती है। इनकी हालत खराब है जो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें दिखने लगा अब कि नई पेंशन योजना से जो सपना दिखाया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। रिटायर हुए कई कर्मचारी अपनी हालत का वीडियो बनाकर इन दिनों फेसबुक पर डालते हैं और खुद को रील्स बना डालते हैं वायरल होने के लिए, मगर किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये लोग पेंशन से चिंतित होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम में व्यस्त नहीं होंगे। जरूर बहुत से लोग हो सकते हैं, फिर भी नई पेंशन स्कीम से उनका घर चल रहा है या नहीं, जितना निवेश किया उतना मिल रहा है या नहीं, सरकार को अपनी कमेटी के जरिए इसे साफ कर देना चाहिए। इस योजना की तारीफ करने वाले बहुत ज्यादा हैं मीडिया में, लेकिन उन्हें आगे आकर बताना चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर नई पेंशन स्कीम में जिसने निवेश किया है उसे मिल कितना रहा है, पुरानी पेंशन स्कीम से कितना मिलता, तब जाकर बाकी लोग इस योजना के बारे में ठीक से समझ पाते। प्रधानमंत्री मोदी को साफ साफ बताना चाहिए कि पुरानी पेंशन नीति पर उनकी अंतिम राय क्या है। देश भर में इसकी बहाली को लेकर बढ़ रहे आंदोलनों के कारण 5 राज्यों में पेंशन की वापसी हुई है। 9 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री बिना पुरानी पेंशन का नाम लिए सदन में कह रहे थे कि राज्य गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तत्कालीन लाभ के लिए कर्ज लिए जाएंगे तो हमारी पीढ़ी क्या करेगी, आगे की पीढ़ी क्या करेगी। लेकिन ओपीएस तो अभी नहीं है, तो क्या जीडीपी के अनुपात में केंद्र सरकार का देश का कर्ज नहीं बढ़ा है। रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारों का प्रशासनिक खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसमें सैलरी और पेंशन है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च होने वाला बजट घट गया है। यह बात सही हो सकती है, मगर यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर पेंशन का खर्चा नहीं होता तो सरकारें स्वास्थ्य का बजट बहुत बढ़ा देती। खाना पूर्ति से आगे सरकारी चिकित्सा किसी की प्राथमिकता में नजर नहीं आती है। पेंशन का बजट एक समस्या हो सकता है, मगर स्वास्थ्य पर खर्चा कम है, इसके लिए पेंशन फंड को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। पुरानी पेंशन खत्म होने के बाद क्या स्वास्थ्य का बजट उस अनुपात में बढ़ा? क्या सभी को स्वास्थ्य बीमा मिल गया या इलाज मिल गया? रिजर्व बैंक भी पुरानी पेंशन के लाए जाने के खिलाफ है। अभी ही राज्यों का पेंशन का बजट 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 16% ज्यादा बताया जा रहा है अनुमान के तौर पर। मीडिया रिपोर्ट में पुरानी पेंशन के खिलाफ कई सारे लेख मिलेंगे, दलीलें देते हुए कि नई पेंशन स्कीम में भी राज्य सरकार को हिस्सेदारी देनी होती है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे उसमें भी देनी पड़ेगी, तो ये एक भ्रम की स्थिति होगी और सरकार का खर्चा डबल होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरानी पेंशन ठीक नहीं है। तरह तरह के हिसाब से समझा दिया जाता है कि पुरानी पेंशन के आने से राज्य का बजट बैठ जाएगा, मगर यह नहीं बताया जाता कि रिटायर्ड हुआ कर्मचारी इस तरह की आर्थिक मुसीबतों का कैसे सामना करेगा जिसका चलता फिरता घर रिटायरमेंट के बाद बैठ गया है। प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बहाली की मांग से उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की थी। रेवाड़ी में समर्थन देने गए थे, बाद में जब सरकार को समझ आया तो टाल मटोल करने लग गए। सैनिकों ने अपने आंदोलन के दम पर इस पेंशन को ले लिया, तो 2019 का बढ़ा हुआ पैसा अरियर पाने के लिए सैनिकों को कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किश्तों में मिलना तय हुआ है।
तो केवल राज्यों पर दोष नहीं मढ़ सकते कि पेंशन की राजनीति के दबाव में आ रहे हैं। पेंशन की राजनीति के दबाव में अगर सबसे पहले कोई आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो रेवाड़ी की रैली में वन रैंक वन पेंशन के लागू करने का वादा कर आए थे। केंद्र सरकार को यह खबर फिर से पढ़नी चाहिए। 5 मार्च 2023 के इंडियन एक्सप्रेस और अन्य अखबारों में यह खबर छपी है। अगर पुरानी पेंशन ठीक नहीं है तो क्यों केंद्र सरकार के कुछ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के विकल्प चुनने का मौका दिया गया, जिनकी नौकरी का विज्ञापन या नौकरी की अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 के पहले जारी हुई थी। अब उन्हें पुरानी पेंशन में शिफ्ट होने का विकल्प क्यों दिया गया? कुछ तो है पुरानी पेंशन में जिसके लिए कुछ लोग इसका मोह छोड़ नहीं पाते। अगर नई पेंशन नीति इतनी ही अच्छी है तो फिर विधायकों और सांसदों को इससे बाहर क्यों रखा जा रहा है? उन्हें भी इस योजना से पेंशन दी जा सकती है। पेंशन की बहाली वाले हर दिन अपने मुद्दे को लेकर गोलबंद होते जा रहे हैं। वे भी सरकार के भीतर काम करते हैं, उन्हें भी हिसाब किताब आता होगा, दिमाग लगाना आता होगा, तो क्या उन्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि नई पेंशन स्कीम से क्या मिल रहा है? क्या कहा गया था? मिल ही रहा होता तो विरोध क्यों करते? कहीं इसका हाल फसल बीमा जैसा तो नहीं है? पहले कुछ राज्यों ने इससे किनारा किया, फिर किसान करने लग गए और खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि किसानों को पूरे नुकसान की भरपाई नहीं मिलती है। बीमा कंपनियों का लाभ बढ़ता रहता है।